अब पूरा शांत हो जाइए, ठीक है? सब कोई शांत हो जाओ, 1 घंटा पूरा सिस्टमैटिक हम लोग सीख लेते हैं। देखो आज हमको आज पढ़ाना है वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, और हमको पढ़ाना नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में सेट करना है कि तुम यदि तुमको सोए भी रहो उठो तो वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पांच को बताओ, पढ़ना है इससे। वाटर का देखो, वाटर हमको अभी पढ़ाना है और समझ है तो वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी और वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी। आज फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी तुमको समझाएंगे, तो उसमें सुनो, वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी 2-3 फैक्टर पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनो, वाटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो 2-3 फैक्टर पर निर्भर करता है। जैसे सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर का हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर निर्भर करता है। कल बहुत अच्छा से हम बताए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके बाद बताया कि 2 तरह का होता है, कौन कौन, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। कल का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, YouTube पर देख सकते हो। तो देखो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है। तो वाटर का 4-5 को फिजिकल प्रॉपर्टी केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस किया कल। आज हमको वाटर का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाना है। उसमें एक आता है टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। आज हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को भी समझाएंगे, ठीक है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसको, ठीक है। और एक और टर्म पढ़ना है कि और एक टर्म है कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें बिजली का बैंड कंडक्टर। प्योर वाटर में ना बिजली का क्या होता है, बैंड कंडक्टर, लेकिन डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इस पर रहता है, H2 में रहता है ना, डेल्टा पर पोलर मॉलिक्यूल है। इस सब बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं 9th-10th में आपने पढ़ा है F बराबर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप 9th-10th में पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, G इंटू कितना M1 M2 बाई कितना R², ठीक। 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स M1 M2 पढ़ चुके हैं आप, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। M1 पहले बॉडी का मास है, M1 हुआ, और ये क्या हुआ, M2 हुआ, अब बीच का डिस्टेंस क्या है R। इसमें एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। याद रखो, मास में केवल एट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है, मास में केवल कौन फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज में एट्रैक्टिव भी लगता है और रिपल्सिव भी लगता है। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला F बराबर 2 चार्ज प्लस Q चार्ज और यहाँ पर माइनस Q चार्ज हो, कौन फोर्स लगेगा बोलता, इसके बीच R हो, इसका फोर्स क्या होगा, कौन फोर्स होगा, एट्रैक्टिव, नहीं क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा इसमें प्लस माइनस में। और यदि ये प्लस प्लस होता तब, सब जानते हैं आप। तो आज हम फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। F बराबर क्या होगा, यहाँ मान लो Q1 चार्ज है प्लस और ये मान लो Q2 चार्ज है माइनस, ठीक है, माइनस Q2 चार्ज, फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो बोलो बीच का डिस्टेंस क्या है R। इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई कितना R²। ऐसे ही मैग्नेट में भी फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, हमको इससे काम है, हमको बताना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर देखो F बराबर हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और Q1 Q2 बाई कितना R²। अब सुनो इधर ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ एयर। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। बस समझ में आया, परमिटिविटी ऑफ एयर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। तो आपकी फार्मूला लिख लो, देखो था कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे बिजली को, फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला नोट करो जल्दी, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको हम लिखते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर बोलते हैं, एयर परमिटिविटी ऑफ एयर। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, फिजिक्स की भाषा। लिख लो इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं।
इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे ऐसे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। केमिस्ट्री में बाबू हम इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो इन केमिस्ट्री रिलेटिव परमिटिविटी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो इन केमिस्ट्री लिखते हैं बाबू, इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री में देखो इन केमिस्ट्री रिलेटिव परमिटिविटी is called dielectric constant, dielectric constant। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। केमिस्ट्री में इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और सुनो इधर, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी समझ गया, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है 1, और पानी का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है 80। समझ में आया, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी है। तो बोलो तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बाबू, बैक बेंच, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हुआ 80, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या हुआ 80। केमिस्ट्री में उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तुमको फिजिक्स में भी याद हो गया, फिजिक्स वाले सर इसको बोलेगा वाटर का, बोलेंगे वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना 80। केमिस्ट्री में इसी चीज को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोलो तो हम अब ये लाइन लिखेंगे यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और बोलता ये रिलेटिव टर्म है, इसका कोई यूनिट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, काहे कि ये रिलेटिव टर्म है। अब यहां देखो ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने से पता नहीं चलता, लेकिन हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो और लिखो, वाटर लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 80 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, लिख लीजिए, लिख लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या होगा 80। अब एक बात तुम हमको बताओ, फैक्ट को अब देखो यार, प्लीज ध्यान दो सर, 1 मिनट अब ध्यान दीजिए हमारे साथ, ये 1 मिनट समझना है। हम कंसेप्ट को विजुलाइज कराना चाहते हैं। आपको हम बताए थे, जो बच्चा कंसेप्ट को विजुलाइज कर लेता है, समझ जाता है, देख लेता है, उसको आईआईटी भी नहीं रोक पाता, एम्स भी नहीं रोक पाता। तो यहाँ देखो विजुलाइज कैसे करो, यहाँ देखो, इधर देखो, ये Q1, ये मान लो ये Q1 चार्ज है, यहाँ देखो ये Q1 चार्ज है, और ये क्या है Q2 चार्ज है। तो इसके बीच जो, अब देखो कोई पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या है, क्या समझा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो आप इसको समझाएंगे। परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही होता है। अब एक बात समझो, थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ प्लस Q1 चार्ज, यहाँ क्या है माइनस Q2 चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो आकर्षण बल लगेगा, समझ रहे हैं, आकर्षण बल लगेगा वो मीडियम पर भी निर्भर करता है। तुम चार्ज को देखा नहीं है, लेकिन मैग्नेट तो देखा है। 2 मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को हम रख दें, बीच में लकड़ी रख दें और लोहा रख दें, तो सेम फोर्स लगेगा कि फोर्स अलग अलग हो जाएगा, फोर्स अलग, लोहा रखेंगे तो अलग फोर्स लगेगा, और लकड़ी रखेंगे तो क्या होगा, तो मीडियम बीच में लोहा रखेंगे तो अलग फोर्स, लकड़ी रखेंगे तो अलग फोर्स। ऐसे ही चार्ज में भी मीडियम बदलने पर फोर्स क्या होता है, बदल देगा। बीच का मीडियम भी फोर्स पर निर्भर करता है। माने ये जो फोर्स है F, ये Q1 पर निर्भर करता है, Q2 पर निर्भर करता है, पहला चार्ज पर निर्भर करता है, दूसरा चार्ज पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी बढ़ने से फोर्स घटता है, बहुत घटता है, स्क्वायर है, 5 बढ़ाओगे तो 25 गुना घट जाएगा। नहीं, अब देखो Q1 पर निर्भर करता है कि, और
मीडियम पर भी निर्भर करता है। ये परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फोर्स। वो माध्यम का वो प्रॉपर्टी है। एप्सिलॉन जीरो रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलॉन जीरो एयर का परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ये माध्यम भी फोर्स को बढ़ाता है और घटाता है। एक जनरल बच्चा जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी समझेगा कि वो मैग्नेट रखेगा, बीच में लोहा रखेंगे तो दूसरा फोर्स लगेगा और लकड़ी रखेंगे तो दूसरा फोर्स लगेगा। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैग्नेट की ताकत पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है और बीच में क्या रखे हो उस पर भी निर्भर करता है। इसको एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर का प्रॉपर्टी। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? बोलता रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। हम समझते हैं क्लियर हो गया डायरेक्ट कांस्टेंट। यानी जो मीडियम है वो भी चार्ज के दो चार्ज के बीच के लगने वाले फोर्स को परिवर्तित करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जल्दी देखो एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा तो चार्ज के बीच का बल घटेगा। कहें देखो एफ एप्सिलॉन आर को बढ़ाओगे एफ क्या होगा? घटेगा। क्या कि एप्सिलॉन आर नीचे है फोर्स। तो जितना ज्यादा लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स उस पर घट जाएगा। तो इसीलिए समझो, तेज बच्चा समझो, इंडिकेट कर रहे हैं नमक पानी में घुलता है। क्यों घुलता है? कि पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस का फोर्स घट जाता है। कितना घट जाता है? 80 टाइम घट जाता है। ये इधर चल दिया और क्या कर दिया? इधर चल दिया। अलकतरा में अलकतरा के पोल तार का फोर्स को पानी नहीं घटा पाता, बेंच की फोर्स को नहीं घटा पाता, लेकिन एक Na प्लस है, एक क्या है? Cl माइनस है। दोनों के बीच जब 80 न्यूटन फोर्स हवा में लग रहा है तो पानी में कितना न्यूटन फोर्स बचेगा? 1 न्यूटन। काहे कि पानी का एप्सिलॉन आर कितना है? इसीलिए नमक पानी में घुल जाता है। काहे कि जो 80 न्यूटन का फोर्स से हवा में बधा हुआ था पानी में जाके क्या न्यूटन बचा? 1 न्यूटन। अच्छा 80 न्यूटन को तोड़ना आसान है कि 1 न्यूटन को तोड़ना आसान है? 1 न्यूटन को, इसलिए पानी में अलग हो जाता है। अच्छा बोलो, जिसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा घुलनशील होगा। आईआईटी में आता है कि एक लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। बोलो पानी में वो ये आयनिक कंपाउंड उसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं, खूब घुलेगा। काहे? एप्सिलॉन आर जैसे बढ़ेगा, वो समझ रहा है, जितना एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, ये समझना है, आज के बाद समझ लो, अच्छा समझ लो। जितना तो सुनो पानी से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O हो जाता है, तो नमक पानी से भी ज्यादा कितना घुलेगा? H2O। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड उसमें ज्यादा घुलेगा। तो आज याद रखो, पानी में मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड घुलता है। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अधिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से बीच का बल क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? बोलो, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? बोलो तो यहाँ देखो तो F ऊपर है और एप्सिलॉन आर क्या है? नीचे है। कितना इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। केमिस्ट्री वाला टीचर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता है। हम लोग चूंकि इंजीनियरिंग की हम लोग फिजिक्स भी समझते हैं और केमिस्ट्री भी समझते हैं, मैथ भी समझते हैं। जो इंजीनियरिंग करता है उसको तीनों आता है, फिजिक्स भी आता है। समय का अभाव है इसलिए जिसको पहले बताया हूँ कि जिसको तीनों विषय पढ़ाया था जब हम पटना इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 में पढ़ रहे थे, उस समय जिन बच्चों को पढ़ाया सब कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर। चूंकि उस समय एकदम तुरंत इंजीनियरिंग करके आए थे, बड़ी एनर्जी था बड़ा हुआ। अभी भी हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ा देते हैं, लेकिन उस समय का 20-22 वर्ष का आदमी जो पढ़ा रहा हो नहीं, उसमें एनर्जी भरा हुआ पूरा एक का कंसेप्ट एक बार बच्चों को समझा देते और तुरंत कंप्लीट करके मैक्सिमम कंप्लीट करके तीनों विषय पढ़ा देते थे। इंजीनियरिंग करके आए थे, तीनों का कंसेप्ट था। फिर आपको इंजीनियरिंग दोगे तो केवल केमिस्ट्री से दोगे, फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। और जब कंप्लीट कर जाओगे तब कंप्लीट करोगे जब तीनों का नॉलेज हो जाएगा। समझ गए? तो जैसे नॉलेज हो जाएगा तो तीनों पढ़ा सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो तो क्या हुआ? F बराबर 1/4 पाई। बोलो तो एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? बोलो बाबू, फिजिक्स में क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? अब बोलो, जिस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें आयनिक कंपाउंड ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? ज्यादा घुलेगा। सुना, याद रखो, अल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कम होता है, केरोसिन ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, इसलिए उसमें नमक नहीं घुलता। मिट्टी तेल में नमक नहीं घुलता है। उसका क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बहुत कम। समझ में आया? अब हम एक बात और आपको समझाने का, इतना समझ गए, इतना नोट कर लिया सब? बोलो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर? इलाइन भी लिख लिया। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 क्या किलो की
मीटर नहीं, कुछ नहीं, ऐसी होगा। काहे आप सुन लो, तुम कहोगे वाटर का सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिजिक्स में क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव टर्म का कोई यूनिट नहीं, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं। क्लियर हो गया? तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 80। याद रहेगा ना सबको डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम और क्लियर समझा। देखो यार थोड़ा सा समझाते बाबू। देखो जब ऐसे एक बात समझ लो, जब पानी को हम रखते हैं, सुनो यार, चार्ज के बीच में जब वाटर आता है तो ये क्या करता है? देखो इधर यहाँ, देखो यहाँ प्लस चार्ज, देखो यहाँ प्लस Q1 चार्ज, यहाँ प्लस Q2 चार्ज, प्लस ये या माइनस Q2 चार्ज। ठीक है, बीच का डिस्टेंस क्या है? R। ये R, ठीक है, R है, समझ में आ गया? तो जब इसमें वाटर रखते हैं तो क्या होता है? वाटर क्या करता है? देखो अब बोलो तो O इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा प्लस है, और इस पर 2 डेल्टा क्या है? माइनस। समझ में आया? अब फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो पहले तेरा मेरा था V से सीधा हो जाता है, एकदम सीध में। इसके आने के बाद सीधा नहीं होता, एक मिनट। अब यही पर एक माने कोई टीचर ऐसा हो कि एक गलती पर 2-3 घंटा को मार दे, फिर दूसरा मुंह से आवाज नहीं निकले। एक गलती पर 5 घंटा मारे, लेकिन टीचर जब घंटा मार रहा है, छड़ी मार रहा है, तो जादू है। तुमको पता चलेगा जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तब पता चलेगा कि छड़ी में कितना ताकत है। अरे 1 घंटा मारा तुम सीधा हो गया, बढ़िया ध्यान सुना, अगला बार पता चला बस कर दिया। समझ बात? ध्यान से सुनो, कुछ आवाज से भी डांटते हैं। बड़े छोटे बच्चे को मारा जाता है ना, बड़े बच्चे को ध्यान समझाए, समझ में आना चाहिए। अब देखो इधर ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जैसे ही आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एक लाइन से सीधे सट जाता है। फिर इसके बाद कौन आएगा? बोलो तो क्या आएगा? O पर क्या? O, यहाँ O आ जाएगा, H आएगा, H। बोलो क्या होगा? डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस और 2 डेल्टा क्या होगा? माइनस। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा? नहीं करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। ऐसे सीधे सजते चला बना लो। और इस सजाने में सुनो, इस चार्ज दोनों चार्ज का मैक्सिमम फोर्स बर्बाद हो, सजाने में बर्बाद। मास्टर को मानो बहुत बदमाश बच्चा को पढ़ाना है, पूरा क्लास मारने में बर्बाद हो गया। घंटा 2 घंटा उधर दिया, 3 घंटा इधर दिया, आक्रोश में समझ में आया तो पूरा टाइम पर। अब बोलो अच्छा बच्चा हो, अपने सज जाए, पूरा सिस्टमैटिक शांत रहे, तो पूरा क्लास पढ़ाई में बदल जाएगा। समझ गया? तो देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, खुलचुल करते रहता है। जैसे प्लस माइनस आया, दोनों को कान पकड़ पकड़ के सीधे करते जाओ। एक चमेटा इधर जगह से हो, अब वो चमेटा मारने में उसका फोर्स क्या हो गया? खत्म हो गया। ये जो मॉलिक्यूल सजता है प्लस और माइनस के बीच, सिस्टमैटिक सजता है, उसमें इस चार्ज का कुछ फोर्स क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। अब बोलो वाटर रखेंगे, वाटर के बीच में चार्ज है, तो वाटर का बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 टाइम फोर्स हट जाएगा। फोर्स यदि हवा में 80 न्यूटन है तो पानी में कितना न्यूटन फोर्स बचेगा? 1। इसीलिए सुनो, और एक लाइन और लिख लो, तुम लिखा है लाइन कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 80। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, पानी कंपाउंड उतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। नहीं, लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर मीडियम, लार्जर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ कौन कंपाउंड? पानी कंपाउंड। ये कौन कंपाउंड? Na प्लस है और क्या है? Cl माइनस है। Na प्लस है और क्या है? Cl माइनस। इसके फोर्स को घटा के पानी 80 न्यूटन से क्या न्यूटन पर छोड़ता है? 1 न्यूटन। इसीलिए पानी में Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस। तो बोलो IIT पूछता है, इसको नॉलेज है कि नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बोलो कहेगा जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, पानी कंपाउंड ज्यादा क्या होगा? कम सॉल्युबल की मोर सॉल्युबल होगा। एक लाइन लिख लें, जनरली लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लार्जर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ पानी कंपाउंड। लिखो जनरली, लिखो जनरली, लिखो, लिख सकते हो तो लिखो। जनरली नहीं लिख सकते तो बी ग्रुप में रख ही देंगे, नहीं लिख सकते तो बी ग्रुप में चल जाएगा। लिखो, लिख सकते हो तो ए ग्रुप में लिखो। जनरली larger the value of dielectric constant of medium, generally larger the value of, generally larger the value of value of dielectric constant, dielectric constant of the medium, larger the value of dielectric constant of the medium, larger will be solubility of ionic compound, larger will be solubility of ionic compound, larger will be solubility of ionic compound।
ठीक है, in that solvent larger will be solubility of ionic compound in that solvent, larger will be solubility of ionic compound in that solvent, उस solvent में ionic compound का solubility ज्यादा होगा। सुनो इधर, पानी में कोई पूछे, सुनो पानी में ionic compound जल्दी, अरे नमक पानी में ज्यादा घुलेगा कि मिट्टी तेल में? किस में घुलेगा? नमक पानी में घुलेगा, मिट्टी तेल में थोड़ा भी नहीं घुलेगा। कहेंगे मिट्टी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, मिट्टी तेल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? बहुत कम है, नमक को नहीं घुला पाएगा। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसलिए नमक को क्या करेगा? घुला पाएगा। अब आप एक और क्वेश्चन को स्पष्ट कर दो, देखो यहाँ ध्यान दो, सुनो, हम कहते हैं पानी तो पोलर मॉलिक्यूल। एक बच्चा, अच्छा बच्चा क्वेश्चन करता है, मैं नहीं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ तुम्हारे तरफ। एक अच्छा बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर पानी पर तो प्लस माइनस रहता है, पोलर रहता है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये बिजली का कुचालक क्यों होता है? बैड कंडक्टर क्यों होता है? सुनो इधर, एक क्वेश्चन बच्चा, अच्छा बच्चा करते हुए क्वेश्चन जो जिज्ञासु होता है, वही बच्चा ये नहीं करता, सोच रहा था कि देखो तो H2O है, O और H, कहिएगा कहोगे कि सर आप तो पढ़ाए इस पर डेल्टा प्लस होता है, इस पर डेल्टा प्लस होता है, 2 डेल्टा माइनस। अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्यों समझाया था कल, क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है ऑक्सीजन का? 3.5, हाइड्रोजन का कितना? 2.1, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है माइनस, तो क्या होगा? सब सिखाया था, सब आपके YouTube के क्लास में, एक ही क्लास। आप जब हमारी भाषा आप धीरे-धीरे समझ जाओगे, और नहीं भी आओगे आप YouTube पर लोगे तो समझ में लगेगा, अच्छा सर तो बना तब समझ जाओगे। YouTube पर आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा। जिसका छूट गया है कल ये पढ़ाया था, ई पर माइनस क्यों होता है, तो प्लस क्यों होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? मतलब 3 आएगा, इसका 2.1, माने इसको इलेक्ट्रॉन खींचने का, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इधर आ जाएगा माइनस, देखो इसका खींचा है, इसका खींचा तो 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये। अब देखो आप यहाँ ध्यान दो, एक बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि सर पानी में तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, पानी में डेल्टा प्लस भी है और डेल्टा माइनस भी है, तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करता? पानी शुद्ध पानी, प्योर वाटर बिजली का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। अब यहाँ देखो बोर्ड पर क्या है, इसका कारण समझा, ध्यान से देखो। प्योर वाटर बोलो तो पूछेगा प्योर वाटर बैड कंडक्टर की गुड कंडक्टर, बोलो तो बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी को करंट बैड कर, गंदा पानी में खूब करंट फ्लो करता है, गंदा पानी हो ना, खूब करंट आदमी पानी में गिरा बढ़ जाएगा, बहुत करंट मारता है, गंदा पानी में मारेगा, प्योर वाटर में करंट नहीं मारेगा। क्या है? गंदा पानी में नमक घुल जाता है, गंदा पानी में क्या होता है, मिट्टी पर जो नमक है ना घुल जाता है, तो इन्हें पता सब क्या बन जाएगा, सीएल माइनस, अब मारेगा करंट बस आएगा। समझ गए? इधर ध्यान दो। तो हमने कहा ये बात देखो ध्यान, एक अच्छा क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे बच्चों को कि पानी बैड कंडक्टर क्यों? देखो गुड कंडक्टर होने के लिए 2 चीज होना चाहिए, कोई चीज गुड कंडक्टर होगा उसको 2 में से एक चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे सोडियम को होता है, देखो तो ये देखो सोडियम है, सोडियम गुड कंडक्टर है, सोडियम क्या होता है 2 8 और क्या होता है 1, नहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कि जब कोई भाग जाएगा तो 8 पूरा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, इसलिए मेटल गुड कंडक्टर होता है, किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन में आयन होना चाहिए, डाइपोल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आयन। अब बोलो तो सुनो, तो एक मिनट सुनो यहाँ बोर्ड पर, अरे जितना यहाँ माइनस है उतना ही प्लस है, तो टोटल चार्ज क्या होगी? 0 नहीं, तो इसलिए इसके कारण करंट फ्लो नहीं होगा। देखो जितना, अरे बोलो तो यहाँ देखो तो हम ये भी बताया था कि सॉलिड NaCl Na+ और क्या होगा Cl-, सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर की गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सॉलिड NaCl क्या होगा? बिजली का बैड कंडक्टर होगा, क्यों? Na+ और Cl-, नहीं तो बैड कंडक्टर, NaCl बैड कंडक्टर क्यों? कौन स्टेट में होगा? क्यों क्यों बैड कंडक्टर? अरे तो कहोगे तो ऐसा प्लस भी और माइनस भी, लेकिन दोनों कस के पकड़े हुए चलने नहीं देता है, लेकिन जब पानी में डालते हैं तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग। क्यों अलग हो जाता है पानी में? क्यों? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 80 होता है। पानी का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 80 होता है। आपके फिजिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री में उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोलो तो पानी का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? 80 है ना, और वही पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 80। तो पानी में, हवा में यदि 80 न्यूटन फोर्स है, दो चार्ज के बीच हवा में 80 न्यूटन फोर्स है, तो पानी में जाने के बाद क्या न्यूटन बचेगा? 1 न्यूटन। फोर्स डिक्रीज कर जाता है,
समझ गए बात? अब बोलो तो NaCl पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। समझ आ गया? ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोलो NaCl पानी में क्यों घुल जाता है? क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ज्यादा। यही समझ है। आज आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा समझा। अब पूरा 11th 12th IIT मेडिकल में टीचर किताब में आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है कि ज्यादा है? अच्छा बोलो तो एक बात बताओ, अच्छा बोलो तो NaCl सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि Na प्लस कहोगे प्लस इसमें भी है माइनस, लेकिन बैड कंडक्टर क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस बधा हुआ रहता है तो चल नहीं पाता है। लेकिन जब पानी में डालते हैं तो Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। ये एक कैथोड की तरफ चला जाएगा, एक एनोड करंट। समझ में आ गया? एक बात बताओ, बोलो तो तुमको कोई कहे कि सर H2O2 में तो प्लस माइनस है, करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? इधर बोलो नेट चार्ज कितना है यहाँ भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो आप बोलो चार्ज फ्लो होने के लिए या तो मोबाइल आयन होना चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेटल में क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, तब करंट फ्लो करेगा। और सॉल्यूशन में करंट फ्लो इलेक्ट्रोलाइसिस में आयन मूव करता है, आयन अलग होना चाहिए। बोलता है इस वाटर में H प्लस वो अलग अलग है, बता हुआ है, बता हुआ है, नहीं चल पाएगा। और नेट चार्ज कितना हो गया? 0। इसलिए बोलो प्योर वाटर पानी का गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? एक लाइन भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखो प्योर वाटर इज लिखो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज, लिखो अगला, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बैड कंडक्टर है। बिकॉज in water neither free electron because in water neither free electrons लिखे, neither free electron nor mobile ions are present in larger amount. Nor mobile ions are present in larger amount. बोलो अभी समझ में आएगा? पानी बैड कंडक्टर की गुड कंडक्टर, प्योर वाटर क्या होगा? बैड कंडक्टर, क्योंकि डाइपोल है तो डेल्टा प्लस है, लेकिन प्लस माइनस अलग नहीं हो पाता। बोलो तो सॉलिड स्टेट में NaCl क्या है? बैड कंडक्टर, लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर। Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। टाइम आपका हो गया है, सर आ चुके हैं। अब सुनो, आज हम लोग 2-3 प्रॉपर्टी समझ गए, लिख भी लिया। कल जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसको लिखा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? पूरा क्लियर हो गया है टॉपिक। अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज यही पढ़ते हैं, सर आ गए हैं। और आप टॉपिक आज सुनो ना, अरे 4 जो भी प्रॉपर्टी है, अब सुनो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया वाटर का। कल हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका भी विस्कोसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, वाटर में कैसे ये सब आता है, सब पढ़ा चुके हैं। तेजी में लिख हो जाएगा, समझ गए ना? अच्छा बोलो तो वाटर में सुनो इधर, वाटर ज्यादा विस्कस है कि मधु ज्यादा विस्कस है? हाँ, मधु। क्यों? कहेंगे मधु में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, मधु में ज्यादा। अच्छा चीनी का घोल है, पानी है, कौन ज्यादा विस्कस है? हाँ, चीनी का पानी घोल प्योर पानी से ज्यादा विस्कस है। क्यों? क्योंकि चीनी डाल देने पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बढ़ जाता है। अब पूरा ये भी जो फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे कि 2 आइस के टुकड़ा को दबा दो के कस के तो 2 एक हो जाए। 2 आइस का टुकड़ा ले लो ना, कस को उसको कंप्रेस कर दोगे तो फिर एक हो जाता है। कौन बॉन्डिंग से हो जाता है? हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लेता है कौन बॉन्डिंग से? फिर मैं कोई हथौड़ी से ठोकूं तो 2 आइस का टुकड़ा है ना, वो बर्तन में कंप्रेस कर दो तो हाई टाइटली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? एक कर लेता है। कल बताया था, सुना था, जिसका क्लास छूट गया उसको डरने की जो पहला क्लास है वो समझो। कल यही पढ़ाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और कितने टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का होता है? कितने तरह का? कौन? इंटरमॉलिक्यूलर मैच भारत में 2 तरह का होता है, इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल मैच। पंजाब बिहार का मैच हो गया तो क्या हो गया? इंटरनेशनल मैच। और भारत पाकिस्तान का मैच हो गया इंटरनेशनल। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाएगा। तो
इंटर वैसे होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर। इंटर माने दो अलग अलग, इंट्रा माने विभिन्न। भारत में पंजाब और बिहार का मैच हो जाए तब इंटरनेशनल मैच। अब पाकिस्तान भारत का मैच होगा तब, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तब इंटरनेशनल मैच। इंटर माने दो अलग अलग, इंट्रा माने एक ही माने नहीं। सब बताया था आपने, बहुत अच्छा। तो सुनो इधर, कल हम लोग जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो छूटा हुआ है वो कल वाला अभी YouTube पर पढ़ के आएगा, ठीक बहुत अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप मोबाइल निकालो। What